आप सभी को मेरा नमस्कार। वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में मैं अनिल नीव इंस्टीट्यूट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कोविड-19 जैसी महामारी से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, नीव इंस्टीट्यूट की तरफ से हफ्ते में 2 बार करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं और जो 2 दिन आपके पास होते हैं वो या तो सैटरडे संडे या तो फिर संडे मंडे, है ना? तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं लगभग 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और आप सबके लिए काम बनता है कि पूरे हफ्ते में आपको ओनली 100 क्वेश्चंस देखने हैं जो कि करंट अफेयर के हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ हम पूरे मंथ के जो आपके पास करंट अफेयर है उनको पढ़ते जाएंगे और आने वाले समय में जब भी आपके पास कोई एग्जाम्स आएगा तो उसमें कभी भी हमें करंट अफेयर जो टॉपिक है वो दिक्कत नहीं देगा। तो आप सबका काम बनता है कि अपनी जो एक लगन के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस करंट अफेयर के सेशन का है। बोला गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी स्टैच्यू किस शहर में स्थापित की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करी जाए तो बोल जाता है ये एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं इंडिया में। और अगर इनकी बात करें तो इन्हीं से संबंधित एक मूर्ति की स्थापना की गई है। वो कहाँ पे? वाराणसी में। क्या बोला गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति बोला किस शहर में स्थापित की गई है? वो आपके पास क्या है? वाराणसी। और ये किसके द्वारा बोला गया? ये इस मूर्ति का उद्घाटन या अनावरण किया गया। तो याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और प्रधानमंत्री के अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वो भी आपके पास कौन सी है? वाराणसी। मतलब जो जहां से हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के इलेक्शंस जीत के आए हैं वो आपके पास कौन सा चुनावी क्षेत्र है? नाम है वाराणसी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब आपके पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी के अकॉर्डिंग? बोला कि ये तो वाराणसी में बन रही है, पर वाराणसी में जो बनी ये आपके पास स्टैचू है इसकी टोटल हाइट कितनी है ना? अगर उसकी हाइट की बात करी गई तो वो आपके पास है 63 फीट। 63 फीट आपके पास ऊंचा स्टैच्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहाँ पे बना है? वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट सबके लिए क्वेश्चन था। और अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बात करी जाए तो ये उनके भी मेंबर रह चुके हैं, आरएसएस जिसको आप बोलते हो। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि ये फेमस पर्सनैलिटी थी। तो इनकी जो स्टैचू है वो कहाँ पे? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 2 था, लेथपोरा कैंप में किस आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक का उद्घाटन किया गया? पहले तो आपका काम बनता है क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिया करो। देखो, बोला गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है पुलवामा अटैक। फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के एक गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया और उसमें लगभग सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। तो बोला जाता है उन्हीं 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनाया गया। पर वो कौन से कैंप में बनाया गया? वो कौन से कैंप में बनाया गया? लेथपोरा कैंप। और लेथपोरा कैंप है कहाँ पे? ये श्रीनगर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बोला गया, एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसको सीएमडी बोला जाता है। तो बोला गया राजीव बंसल को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय मूल के ब्रिटेन के मंत्री संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे? बोला गया पहले वो इंडियन ओरिजिन के थे, अब वो ब्रिटेन के नागरिक बन चुके हैं और वहां पे यूनाइटेड क्लाइमेट समिट को लीड करेंगे। यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे ना, है ना? तो बोला गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP21 का नेतृत्व करेंगे। COP क्या होता है? याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21, है ना? तो बोला गया इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो भारतीय मूल के हैं, जो कि बोला गया ब्रिटेन के मंत्री संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है INS शिवाजी। INS शिवाजी क्या है वो हमें देखना है। INS शिवाजी बोला गया इंडियन नेवी स्टेशन है, मतलब जो भारतीय नौसेना है उसका एक आपके पास स्टेशन है, उसका एक आपके पास स्थान है।
और जिसमें जो नेवी जो आपके पास ऑफिशियल्स रहते हैं, नेवी स्टाफ या रहता है, या नौसेना के जितने भी अधिकारी रहते हैं, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस बार आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो आपके पास प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है वो होता क्या है। बोल जाता है तीनों जो आपके पास सेना है, तीनों सेनाओं में जो सर्वोच्च काम करेगा, कुछ अच्छा उत्कृष्टनीय काम करेगा, उनमें से किसी को भी ये प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? आईएनएस शिवाजी को। तो ये सही हो चुका है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे नेवी चीफ हैं उनका नाम क्या है, प्लस जो प्रेजेंट टाइम में अभी अभी देश के पहले सीडीएस बने हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है सीडीएस की, और पहले आपके पास कौन बने हैं उनका नाम जरा लिख के दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति नाम था मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। तो बोला गया अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपको यही याद रखना है, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा की बात करी जाए तो ये पुर्तगाल या पोर्तुगीज के आपके पास प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपके पास सही था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी गई, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बायो एशिया 2020 का जिनोमी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया जाएगा? बस आपको कुछ खास नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे बायो एशिया 2020 का जिनोमी एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? भारतीय को नहीं किया जाएगा, पर वो भारतीय मूल का था, मतलब कि उसका जन्म या उसके माता पिता यहाँ पे भारत के नागरिक थे, तो उसी को क्या बोल जाता है? भारतीय मूल के लोग। तो ये आपके पास जो नाम चलता है, इनका नाम है डॉक्टर बसंत नरसिम्हा। क्या नाम है? डॉक्टर बसंत नरसिम्हा। बोला गया यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लस हेल्थ केयर के लिए बोला इनका बहुत सही योगदान दिखा, उसी के लिए बायो एशिया 2020 का जियोनॉमी एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया जा रहा है? डॉक्टर बसंत नरसिम्हा को। तो ये सही हो चुका है। अब बोला गया कि ये जो बायो एशिया 2020 की बात करी गई, बोला गया ये वैली एक्सीलेंस अवार्ड की बात करी जा रही है, तो ये आपके पास इस तरह का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे देखने को मिला? तो इस तरह का जो सम्मेलन है वो हैदराबाद में देखने को मिला है। ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट, किस देश की राजकुमारी नाम था महाचक्री श्री दोर्न? क्या नाम है? महाचक्री श्री दोरन। हाल ही में आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट का अवलोकन किया, मतलब कि ये यहाँ पे आए तो बोला गया, या विजिट करा, अवलोकन समझ नहीं जा रहा होगा तो यहाँ पे लिख लेना विजिट किया। तो ये बोला गया ये किस देश की राजकुमारी है? नाम है महाचक्री सिंधहॉर्न, है ना, सिंधहॉर्न की बात करी गई। तो ये बोला आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिट करने आए थे, और ये कहाँ के हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये जो आपके पास महाचक्री सिंधहॉर्न की बात करी जा रही है, ये थाईलैंड के एक आपके पास राजकुमारी है। अब आपको ये पता होना चाहिए आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। तो ये सही थी सबके लिए चीजें। नेक्स्ट, मेघालय को 2019-20 के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या आपके पास एक योजना है, क्या आपके पास एक कार्यक्रम है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है बोथ ए एंड बी। उत्तर प्रदेश और अरुणाचल के प्रदेश के साथ आपके पास काम कौन करेगा? नाम है मेघालय। मेघालय के साथ जो आपके पास 2 राज्य और जोड़े हैं, नाम है उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखनी है सारी चीजें। अब आपको ये पढ़ना है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम या कार्यक्रम है क्या। बोला गया यह जो योजना है इसके तहत देश के सभी राज्यों, समझ आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूं? इस योजना के तहत देश में जितने भी राज्य हैं उनको एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, खान पान के बारे में जानना है। मतलब जैसे मैं मान लो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं तो मेरे को हरियाणा के बारे में जानना है, मेरे को मेघालय के बारे में जानना है। मतलब
सबकी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए हमें। क्लियर है? इससे क्या होगा, सभी राज्यों में अच्छे संबंध बनेंगे, तभी भारत एक बन पाएगा। मतलब भारत की एकता के लिए ये काम किया जा रहा है कि सब में प्रेम भावना होनी चाहिए। सब अपने अपने कल्चर्स को जैसे हर कोई महत्वता देता है, तो दूसरे राज्यों के कल्चर्स को भी कोई माने, कोई समझे, है ना। ऐसा ना हो कि नहीं हम देशवासी आपस में ही लड़ते रहें और जो आपके पास बाहरी जो आपके पास लोग होते हैं वो इस चीज़ का फायदा उठा के, है ना, फिर से हमें गुलाम बना दे। तो मतलब यही आपके पास एक तरीका एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का, कि इसमें क्या किया जाएगा, अपनी अपनी संस्कृति को दूसरे राज्यों से एक तरह से चर्चित करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पहले तो ये देखो ऑर्गेनिक क्या शब्द है ये, है ना, बहुत बच्चों को ये तंग करता होगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को बोल जाता है जैविक। जैविक, जैव हम पढ़ते हैं ना, जैव, जैव क्या है ये? जीव जंतुओं से प्राप्त जो आपके पास चीजें होती है ना, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं या फॉसिल्स की जिससे बात करते हैं, जीवाश्म, है ना, जीवाश्म को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैव। तो बोल जाता है जैविक। जो आपके पास एक फूड फेस्टिवल है, ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है, वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे जो बिल्कुल सबसे सही आंसर है वो आपके पास है, बोला गया न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अब ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे थे। एक ऑर्गेनिक होता है ना, एक इनऑर्गेनिक होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये वाली दिक्कत आती कि क्या ऑर्गेनिक है, क्या बोले जा रहे हैं। एक जैविक बोलता है, कभी कभी कोई अजैविक बोलता है। देखो जैविक क्या है, जैविक, जैविक इसको खेती से समझ लो। जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक इनऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग तो ऑर्गेनिक जो आपके पास फार्मिंग होती है, या जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं। जैविक खेती वो खेती जिस टाइम हम खाद भी, जो खेतों में खाद डालते हैं ना, वो बोला गया यूरिया नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब वो खुद से बनाई गई खाद होनी चाहिए। जैसे गोबर गैस बनाई जाती है ना, तो मतलब गोबर जो आपके पास है एक तरह से वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वो पुराने समय की बात करी जाए तो वो एज अ खाद यूज़ किया जाता ना, एज अ यूरिया यूज़ किया जाता था उसको। पर आज के टाइम में क्या है, सारी की सारी आपके पास केमिकल, आपके पास चीज़ें मिल रही हैं। तो बोला केमिकल चीज़ों को ज़्यादा ना यूज़ करके, चाहे केमिकल चीज़ों को ख़त्म करके ही आपके पास जो आपके पास एक खेती की जाती है, उसको नाम बोला जाता है ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें केमिकल चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये आपके पास सबसे सही डिफरेंस था। नेक्स्ट, बोला गया देश के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में 2 एम्स स्थापित किए जाएंगे? पहले तो हमें एम्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो बोला गया एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पूरे भारत में पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये, पहला जगह है जहां पे 2 एम्स होंगे। ऐसे हर राज्य में एक होगा, या ये भी पक्की बात नहीं होती, या गारंटी की बात नहीं होती कि वहां पे जरूरी है कि एक होना ही चाहिए। तो बोला गया अभी आपके पास जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 2 एम्स स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है ये चीजें? और ये जो आपके पास पूरा काम है, बोला गया अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। कि मतलब जो आपके पास 2 एम्स स्थापित किए जाएंगे, अगस्त 2022 तक ये काम आपके पास खत्म हो जाएगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर आप सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि नया नया अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी कोरोना वायरस के चलते पेपर्स नहीं हो रहे हैं। अगर जैसे आपके पास सारा हिसाब किताब सही हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जो है यहाँ के, वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर मैं लद्दाख की बात करूं, लद्दाख की जो आपके पास है आर के माथुर। क्या नाम है, आर के माथुर। बहुत बार हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मेरे को जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या फंडा होता है? एक राज्यपाल होता है, एक उपराज्यपाल होता है। एक गवर्नर और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है? कहाँ पे गवर्नर होगा, कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा? जरा लिख के दो जरा नीचे, है ना। हम रेगुलर क्लासेस में लगातार इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2020 कब मनाया जाता है? ये जो आपके पास दिन बनाया जाता है वो है 15 फरवरी। कब? 15 फरवरी। या ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये जो पेंगोलिन है ना, पेंगोलिन है क्या ये, इसके बारे में जान लो। ये एक आपके पास स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब होता है ऐसा जीव जो अंडा ना दे के बर्थ करे, है ना, या जन्म दे, किसी चीज को जन्म दे, है ना, मतलब एक बॉडी को जन्म दे, है ना। तो बोला जाता है पेंगोलिन एक आपके पास स्तनधारी जीव है या मैमल्स हैं। तो बोला जाता है इसी के लिए एक दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, बोला गया एक एशिया और एक अफ्रीका।
एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है पेंगोलिन में। तो इसी से संबंधित पूरे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बोला जाता है ये पूरे वर्ल्ड में इसकी जो अवेयरनेस है, इसकी इंपॉर्टेंसता को देखते हुए, इसकी महत्वता को देखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास था अ चेकर्ड ब्रिलियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। एक आपके पास पुस्तक नाम था और चेकर्ड ब्रिलियंस। बहुत सारे क्वेश्चंस बुक से ही पूछे जाते हैं, तो बोला क्या इसके जो लेखक है वो कौन है। अगर इनकी बात करी जाए तो जयराम रामेश। क्या नाम है? जयराम रामेश। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बोला गया ये जो जयराम रामेश इनके इसके राइटर हैं, इसने इस पे बोला गया कि बी बी के, याद रखना, बी के कृष्णा मेनन, KRISHNA, कृष्णा मेनन एक नेता रह चुके हैं हमारे, है ना, इंडिया के। इन्हीं के व्यक्तित्व के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है, नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। सही ये चीजें। तो बोला गया जयराम रमेश ने ये पुस्तक लिखी है, नाम था अ चेकर्ड ब्रिलियंस। और किसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है? BK कृष्ण मेनन के ऊपर, जो कि भारत के नेता रह चुके हैं या पूर्व नेता रह चुके हैं। बोला जाता है BK कृष्णन मेनन की बात करी जाए 1957 से 1962 में ये रक्षा मंत्री के पद पे रह चुके हैं। क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट आपके पास था उदय मने। यह आपके पास क्या था? उदयन मने। क्या नाम था? उदयन मने। बोला गया ये एक नाम है किसी व्यक्ति का, किसी खिलाड़ी का, तो हमें ये बताना है वो कौन से खेल से संबंधित है। उदयन माने की बात करेंगे तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। गोल्फ वो जब एक प्लेन से एरिया में एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और एक गेंद को वो एक खड्डे में एक है ना गोले में गिरा रहा होता है, तो वो ही आपके पास जो गेम होती है उसको बोल देते हैं गोल्फ। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क होगा? यह लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कहां पे होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना होगा ना कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन नोट किया जाता है। दिल्ली में इस तरह के काम किए गए थे पहले। अब दिल्ली से भी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, कहां पे? मुंबई में। क्लियर है ये चीजें। तो जहां पे आपके पास क्या है, बोला गया इंडियाज लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कहां पे लगाया जाएगा? मुंबई में। ऐसे ही दिल्ली में भी था पर दिल्ली से बड़ा है ये। क्लियर है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लगाया जाएगा? वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए कि कितना हमारी वायु में प्रदूषण है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। मतलब जब तक हमें इन चीजों को पता नहीं चलेगा तब तक हम उसको कंट्रोल करने के लिए अवेयर भी नहीं होंगे ना। हाँ, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपने बढ़िया से पढ़ना है। नेक्स्ट, बोला गया 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यों पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अगर हम बात करें NK सिंह। 15वें वित्त आयोग मतलब 15th जो आपके पास फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यों पैनल का गठन किया, जिसमें वो अध्यक्ष कौन है? जो आपके पास वित्तीय आयोग है ना, जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसके जो हेड है वही वहां पे है। NK सिंह इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो यहां पे इन्होंने क्या बातचीत क्या करी होगी? बोला गया ये जो रक्षा का आपके पास एक क्षेत्र है और आंतरिक सुरक्षा जो आपके पास एक विषय है, इन दोनों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा कौन? वित्तीय आयोग। जो आपके पास 15वां वित्तीय आयोग है वो इस पे एक रिपोर्ट तैयार करेगा और चेक करेगा कि भैया इन दोनों के लिए क्या अलग अलग जो आपके पास फाइनेंस सिस्टम है वो इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या सही है सारी चीजें। हाँ, तो नेक्स्ट आपके पास था हाल ही में किस तटीय अनुसंधान पोर्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कमीशन किया गया है? इस क्वेश्चन को थोड़ा आप इंग्लिश में भी देख लो। बीच रिसर्च शिप का मतलब होता है तटीय अनुसंधान पोर्ट, है ना। तो बोला गया has recently been commissioned for the National Institute of Technology। मतलब जो आपके पास एक अनुसंधान या रिसर्च शिप है उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के लिए कमीशन किया है। तो बोला गया वो कौन सी पोत है आपके पास, ये कौन सा आपके पास अनुसंधान जहाज है? तो उसकी बात करी जाए, ये आपके पास था सागर अन्वेषिका। क्या नाम है? सागर अन्वेषिका। ये सही हो चुका है। नेक्स्ट, और ये अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपको समझ नहीं आती है कोई भी चीज तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक इन सारी चीजों को पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा?
बोला गया विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्लियर है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का है ना के नाम से बदल दिया गया है। तो बोला गया उसका उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास था अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति नाम था डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है अब जो आपके पास उसका नाम है वो है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, तो उसका उद्घाटन किया है। पहले इसका नाम था, याद रखना, ये जो आपके पास अभी जो विश्व का सबसे बड़ा बना है ये है कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। पहले इसका नाम था मोटरा या मोटेरा, MOTERA, मोटेरा स्टेडियम, क्लियर है, जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना भी आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेडियम को विश्व का सबसे बड़ा माना जा रहा है, तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो ये सही हो चुकी है सारी चीजें। ये अहमदाबाद में आपके पास एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बना है, इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस रूप में जानते हैं, आप सबको पता है, इनको यूनिटी, एकता के प्रेर में एकता के रूप में इन्हें जाना जाता है। बोल जाता है ना, अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करी जाए वो किसकी प्रतिमा है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। उसी तरह से एक यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक हर 31 अक्टूबर को यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, एकता का प्रतीक माना जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्हीं के नाम पे आपके पास विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, और उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई जो क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बोला गया एक आपके पास इंस्टीट्यूट, एक संस्थान जिसमें आपके पास कॉमर्स के जो आपके पास विशेषज्ञ हैं वो वहां पे बैठे होते हैं, नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो बोला गया इसके जो अभी अभी नए चेयरमैन हैं वो चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अतुल गुप्ता। क्या नाम है, ऑप्शन नंबर बी, अतुल गुप्ता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 था, किस भारतीय बैंक ने शीर्ष वैश्विक बैंकों के बीच ब्रांड वैल्यू में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। देखो अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, देखो ये पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। वैश्विक बैंकों के बीच है ना, ब्रांड वैल्यू जिसने बनाई है ना, सबसे ज्यादा दर्ज करी है वो है इंडस बैंक। इंडस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भारत का बैंक है। पूरे विश्व में इसने ब्रांड वैल्यू में सबसे अधिक वृद्धि की है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, नाम था इंडस बैंक। नेक्स्ट बोला गया भारत की तीसरी कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया है। इसका जो आपके पास नाम है वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। देखो ये कॉरपोरेट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया क्या है, आपने एक चीज सुना होगा ना, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, है ना, IRCTC की बात करी गई। तो बोला गया एक आपके पास एक ये कंपनी जो कि अपनी प्राइवेट ट्रेन को चला रही है, उन्हीं की आपके पास कॉर्पोरेट पैसेंजर ट्रेन अभी अभी स्टार्ट की गई जो कि तीसरी है, और उसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। उससे पहले जो थी उसका नाम था तेजस। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं, पर मेरे को आप पहले ये बता दो जो आपके पास एक वर्ल्ड कैंसर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बोल जाते हैं बच्चों में होने वाले गंभीर रोग जिसका नाम है कैंसर, कैंसर के बारे में हर किसी को अवेयर करने के लिए, हर किसी में जागरूकता लाने के लिए कि किस वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आती है ना, उसमें आपके पास बोल जाता है। उसी लिए 15 फरवरी को हम क्या दिन सेलिब्रेट करते हैं, नाम था इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये मेरे को आप लिख के दें। नेक्स्ट बोला गया महाराष्ट्र के किस कॉलेज का नाम बदलकर महाराष्ट्र के पूर्व CM जिसका नाम है लेट बिलासराव देशमुख के नाम पे रखा जाएगा। बोला गया जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता है मुंबई है। बोला गया यहाँ पे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम बिलासराव देशमुख था, और बोला गया तो अब उन्हीं के नाम पे एक कॉलेज का नाम बदल कर रखा जा रहा है। तो वो कौन सा कॉलेज होगा, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर। क्या नाम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर। लातूर जो है ना एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी किसकी, ये बिलासराव देशमुख की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो इन्हीं के नाम पे ये बदला जा रहा है। नेक्स्ट,
किन दो शहरों के बीच फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की गई है? बोला गया दो जो आपके पास सिटीज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विसेज शुरू की गई है, वो कौन से आपके पास दो हैं? तो इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो है मुंबई प्लस पुणे। मुंबई प्लस पुणे, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ पे स्टार्ट की गई है, बोला एक बार चार्ज करने के बाद उसकी जो क्षमता, उसका जो एफिशिएंसी या क्षमता है वो 300 किलोमीटर है। एक बार चार्ज कर लो उसके बाद 300 किलोमीटर वो चलेगी ही चलेगी। ये सही हो चुकी हैं चीजें। अब आपने एक और चीज ध्यान रखनी है। बोला क्या, अच्छा हमने जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को पूरा देखता है उन्हीं को ये क्वेश्चन आता होगा मे भी, है ना। बोला गया भारत की तरफ से ना पहली फल ट्रेन चलाई गई, वो कहाँ के लिए गई? भारत की पहली जो फल ट्रेन है वो कहाँ के लिए, या जो जो फल ट्रेन है वो कहाँ से चलना स्टार्ट हुई है? तो इसको मेरे को बता दो जल्दी से फल ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट बोले कि भावना जाट ने किस इवेंट के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करके टोक्यो ओलंपिक कोटा अर्जित किया है? देखो अभी अगर मैं टोक्यो ओलंपिक की बात करूं, ये समर ओलंपिक्स यहाँ पे होने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट होने थे, है ना। मे बी स्टार्ट हो, पर अभी जो देश के हालात है, पूरे विश्व के हालात है, वो बिल्कुल खराब है। तो बोला गया यहाँ पे उन्हीं से संबंधित आपके पास एक रिकॉर्ड है। बोला जाता है वो 20 किलोमीटर रेस वॉकर हैं। क्या है वो? 20 किलोमीटर रेस वॉकर हैं, या रेस वॉक मतलब कि एक तरह से दौड़ दौड़ मतलब दौड़ से संबंधित आपके पास एक गेम। भावना जाट जो एक फीमेल है, भारतीय महिला हैं, उन्होंने इस इवेंट में टोक्यो ओलंपिक कोटा अर्जित किया है 20 किलोमीटर वॉक रेस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं भावना जाट की बात करूं, भावना जाट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान की महिला हैं, 24 वर्षीय महिला हैं। तो ये सही हो चुकी हैं चीजें। नेक्स्ट बोला गया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस गल्फ फूड 2020 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है? देखो यूनियन मिनिस्टर है, नाम है इनका हरसिमरत कौर, और इनके पास कौन सा विभाग है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास है, हरसिमरत कौर के पास। इन्होंने गल्फ फूड 2020 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है। बस याद रखना, गल्फ फूड, क्या नाम है? गल्फ फूड की बात करें, इसमें इंडियन पवेलियन का जो उद्घाटन करा है, तो बोला गया ये कहाँ किया गया? ये किया है, बोला जाता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात में ये काम किया गया। और इस कार्यक्रम में भारत की 300 से ऊपर कंपनीज विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। मतलब हमारे इंडिया में जो खाद्य उत्पाद हैं उसमें लगभग बोला 300 कंपनीज जो हैं वो अलग अलग अपने अपने खाद्य उत्पादकों को उस एक सम्मेलन में रखेंगे। जो आपके पास सम्मेलन क्या है? गल्फ फूड 2000। क्वेश्चन नंबर 27 था। बोला गया परंपरागत वार्षिक त्योहार है, नाम है कंबाला, किस राज्य में मनाया जाता है? एक आपके पास ट्रेडिशनली कंबाला फेस्टिवल है जो कि एनुअल सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? नाम है कर्नाटका। इस फेस्टिवल में क्या आपके पास होता है? बोल जाता है यहाँ पे बुफेलोस की रेस होती है, जो भैंसें होती है, भैंसों की दौड़ है ये, और ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। नेक्स्ट, कौन सा देश अपना पहला जियो इमेजिंग सैटेलाइट, नाम था GIS-AT-1, लॉन्च करेगा? बोला गया कौन सा देश अपना जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स GI सेट, है ना, GI सेट लिख लेना, मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, GI-SAT-1 लॉन्च करेगा? तो इसका नाम है भारत। बोला गया ये क्यों लॉन्च करेगा? ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है क्या ये? बोला गया जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की पूरी एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी लेने के लिए भारत भी इस तरह का काम कर रहा है ना। तो बोला गया यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? बोला गया बड़े क्षेत्रों की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे इसी के जरिए, आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी हमें इससे मिल पाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। भारत पहला, कौन सा देश अपना पहला जियो इमेजिंग सैटेलाइट
GI-SAT-1 लॉन्च करेगा, वो नाम था भारत। GI-SAT जो आपके पास है वो एक सैटेलाइट जो कि भारत लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिशा में कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा? इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर है वो है आपके पास नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी। नॉर्वे की जो आपके पास कैपिटल है सबको पता होना चाहिए, ओस्लो। और नॉर्वे एक आपके पास एक ऐसा देश है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब सबसे सही देश है आपके पास, एक मान लो शांति का प्रतीक है, सब सही है यहाँ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 रैंक पे आता है मैक्सिमम टाइम, है ना। तो बोला जाता है नॉर्वे भारत के साथ मिलके समुद्र में जो प्लास्टिक है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको कम करने के लिए काम करेगा। ये सही है। अब इसमें आप सुन लो थोड़ा सा। बोला गया गुजरात, एक आपके पास कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, है ना, टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ये हुआ गुजरात में। एक आपके पास अभी भी सम्मेलन हुआ था ना, जिसमें जो आपके पास प्रवासी प्रजातियां हैं उसको चेक करने के लिए, उसी से संबंधित आपके पास ये हुआ था। तो उसी में एक घोषणा की गई थी, बोला गया कि नॉर्वे और जो आपके पास इंडिया है वो इकट्ठे मिलके समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। तो ये आपके पास बिल्कुल सही था। और नॉर्वे आप सबको पता होना चाहिए, ये नोबेल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन से नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आपने लिख के देना है, और कौन सी कंट्री करती है वो भी लिख के देना है। नेक्स्ट, द बिम्स्टेक ड्रग ट्रैफिकिंग के संयोजन पर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? देखो, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है? बोला गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, उसके बाद इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस की बात करी जाती है। ये बोल जाता है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश है ना, उनका एक समूह है। और इसकी जो आपके पास हेडक्वार्टर की बात करी जाती है वो है ढाका, बांग्लादेश में। तो बोल जाता है इन बिम्स्टेक में जो भी आपके पास देश जुड़े हुए हैं उन सब ने नशीले पदार्थों की तस्करी को खत्म करने के लिए एक अभी अभी सम्मेलन आयोजित किया। वो कहाँ पे हुआ? ये नाम था नई दिल्ली। बोला गया जो आपके पास नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए इन सब का एक सम्मेलन, वो आपके पास कहाँ पे हुआ? वो था आपके पास न्यू दिल्ली। तो इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट, क्रेन्स कप, अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, क्रेन्स कप जो था वो किससे संबंधित था? वो आपको पता है, चेस से संबंधित था। तो ये जीता किसने है? बोला इनका नाम था कोनेरू हम्पी। क्या नाम था? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट आपके पास था 32वां क्वेश्चन, कौन सा देश न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये आपके पास बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात। बोला जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करेगी, यूएई, है ना। यूएई आपके पास पहला एक कौन सा आपके पास अरबी देश बन चुका है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। और बोला गया इसी के साथ अगर हम देखें तो देश के पहला परमाणु रिएक्टर लगाने वाला जो आपके पास यूनाइटेड अरब अमीराट्स है उसने लाइसेंस जारी किया है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। और परमाणु बिजली घर बनाने वाला या परमाणु बिजली घर चलाने वाला पहला देश होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि अरब देशों में से एक है। नेक्स्ट, 2020 टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? मोटो क्या है? देखो, अभी मैंने आपको बोला कि 2020 में 24 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने थे, है ना, जिसको हम समर ओलंपिक्स भी बोलते हैं। तो बोला गया इसका एक मोटो है, वो क्या था? यूनाइटेड बाई नेशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्या बोला गया? यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही आंसर है, जो कि टोक्यो ओलंपिक का एक मोटो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा, इसको ढंग से देख लो। नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 था, सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में किस बल महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना तो इसमें आप बल को आप पढ़ना है यहाँ पे फोर्स, है ना, फोर्सेस। हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री फोर्स, है ना, उसी की बात करी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी की बात करी जा रही है। इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन देने की बात करी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसको? जो आपके पास महिला अधिकारी हैं।
तो ये सही है। अब देखो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना है, ये जो परमानेंट कमीशन है उससे क्या फर्क पड़ेगा और उससे पहले वो कौन से कमीशन के ऊपर थी, उनको क्या फर्क पड़ता था। पहले देखो, जब हमारे पास परमानेंट कमीशन नहीं था ना, उस टाइम आपके पास चलता था शॉर्ट सर्विस कमीशन, है ना। क्या चलता था? शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं भारतीयों जो आपके पास एक सेना में भाग ले सकती थी, जो इंडियन आर्मी में अपना जॉब कर सकती थी। पर शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है कि उनको 14 साल के बाद रिटायरमेंट दे दी जाती थी, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं थी, उसको बोल जाता था शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब परमानेंट कमीशन देने की बात करिए सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना। तो परमानेंट कमीशन के तहत क्या होगा, एक तो उनकी जो सर्विसेज है, जब तक वो चाहेंगी, मतलब एक जब तक वो चाहेंगी तब तक वो अपनी सर्विसेज कर पाएंगी। फिर ऐसा नहीं कि कंपलसरी उनको 14 दिन के बाद, 14 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, है ना। तो मतलब वो जिस तरह से यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग इंडियन आर्मी में पूरी फैसिलिटीज को लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो ले पाएंगे। मतलब इनको 14 साल के बाद रिटायर नहीं किया जाएगा, अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहें तो हो सकती हैं। उसके बाद इनको रिटायरमेंट भी मिलेगी, मतलब रिटायर आने के बाद इनको पेंशन भी दी जाएगी। इस केस में इनको पेंशन नहीं दी जाती थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी की बात करी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अमित धाहिया पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो इनका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो बोला गया। यहाँ पे एंटी डोपिंग एजेंसी ने डॉप टेस्ट किया, और डॉप टेस्ट में क्या पाया गया, अमित दहिया ने अपनी जगह किसी और को ही भेज दिया था। तो जेवलिन थ्रो पे आपके पास ये जुड़े हुए हैं अमित अमित दहिया, है ना। और इनके रिगार्डिंग आपके पास एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नाडा नाडा ने 4 साल के लिए एक और व्यक्ति को, एक और खिलाड़ी को प्रतिबंधित किया है। वो आपके पास कौन था? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार। अब आपने मेरे को बताना है वो रविंदर कुमार कौन से खेल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीयों को लॉरेंस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 से 2020 से सम्मानित किया गया है? ये जो लॉरेंस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड है ना, ये एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। देखो, स्पोर्ट तो स्पोर्ट समझते ना, मेरा सपोर्ट करो। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई आप मेरा सपोर्ट करो। मेरा सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो? मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप, है ना, लोगों तक पहुंचाएं, है ना, तभी आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो। उसी तरह से वही यहाँ पे एक टर्म है स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारे सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ये आपके पास अवार्ड दिया जाता। तो ये जो अवार्ड है वो किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ने बोला, जब 2011 का विश्व कप जिताया था उस टाइम सचिन तेंदुलकर को कंधों पे उठा लिया था सभी टीम वर्कर्स ने, जो टीम्स मेंबर्स थे, और सब ने उसको कंधे पे उठा लिया था। मतलब सब उसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको? सचिन तेंदुलकर को। तो ये जो अवार्ड मिला है किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर, स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है? इनका नाम मेरे को आपसे पूछना है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किसको दिया है? नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं, एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। क्या नाम है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जो आपके पास इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहां पे आपके पास एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 38 था, बोला गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है ये। देखो, अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो ये क्या है, मतलब जो किसान अपनी पैदावार कर रहे हैं ना, पैदावार में कई बार क्या होता है, अगर ज़्यादा धूप लग पड़ी, है ना, तो उससे क्या होगा, उसको वैसे नुकसान हो जाएगा। अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी तब उसको नुकसान है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तब नुकसान है। तो मतलब किसानों को राहत देने के लिए यहाँ पे एक बीमा योजना स्टार्ट कर दी है कि मतलब अगर उनकी कोई वहाँ पे जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस टाइम सरकार जो है वो हेल्प करेगी, है ना। तो ये आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो ये इसका जो आपके पास अभी अभी एक चौथा संस्करण है वो कहाँ पे हुआ है? उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर आपके पास एक क्षेत्र, नाम था राजस्थान। नेक्स्ट, स्वीडन के स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च राष्ट्र के वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ठीक है, तो देखो ये क्या बोला गया, स्वीडन में जो आपके पास एक शहर है, नाम है स्टॉकहोम। बोला गया यहाँ पे सड़क सुरक्षा पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो भारत की तरफ से वहां पे किसने रिप्रेजेंट करा, या भारत की तरफ से किसने अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करा? तो इनका नाम था नितिन गडकरी। बोला केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग एवं
एमएसएमई मंत्री। मैंने जो बोला वो सारी चीजें रिप्ले करके फिर से सुनो। भारत का इन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व करा किस सम्मेलन में? थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। क्लियर है ये चीजें, जो कि कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया में री इंजीनियरिंग करने में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो है भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन की बात करी गई। 2019-20 के लिए डिजिटल परिवर्तन के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सही हो चुका है। अब मेरे को आपने बताना है जो आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब करी गई है ना? उसके नाम पे हम वोटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं ना हर वर्ष, हर साल, है ना? तो मेरे को आपने बताना है इसके बारे में, जो भी चीजें आप जानते हो बता दो जल्दी से। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय हिंदू श्रद्धालुओं को श्री काट कटासा राज मंदिर के दर्शन के लिए वीजा जारी किया है? ये जो कटासा राज मंदिर है ये आपके पास हिंदुओं का प्रतिष्ठ और प्राचीन मंदिर है जो कि पाकिस्तान में है। तो बोला गया इसके लिए जो वीजा जारी किया है वो किसने जारी किया है? पाकिस्तान ने। ये सही था, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोला गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक और ध्यान रखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को नेशनल हेरिटेज बनाया है? तो उसका नाम भी याद रख लेना, पंचतीर्थ। पंचतीर्थ जो है वो हिंदू धार्मिक स्थल है जिसे पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रक्षा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व रक्षा मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो है मनोहर पारीकर। बोला गया केंद्र सरकार ने एक आपके पास इंस्टीट्यूट जो हमारे पास डिफेंस इंस्टीट्यूट या डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम अब आपके पास किसके नाम पे रखा जाएगा? मनोहर पारीकर। मनोहर पारीकर बोल जाता है 2014 से 2017 तक ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रहे और उसके बाद बोल जाता है 2019 में उनकी मृत्यु हो गई है। 17 मार्च 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? बोल जाता है विश्व सामाजिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक दिवस विनायक हो जाता है, पहले ये देख लो। बोला जाता है बेरोजगारी, भेदभाव, गरीबों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी को। कब किया जाता है? 20 फरवरी को। क्लियर है कि मतलब जो आपके पास गरीबी है, उसके बाद लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उन सब से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है इसी से, है ना? कि मतलब हमें ऐसा काम नहीं करना है, बस समाज में एक अच्छाई लेके चलना है। नेक्स्ट, भारत के न्यू विजिलेंस कमिश्नर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें न्यू विजिलेंस कमिश्नर, ये जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो है संजय कठोरी। क्या नाम है? संजय कठोरी। सही है ये चीजें। अब बोला गया ये जो विजिलेंस आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है वो कौन सा होता है? भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। क्लियर है? विजिलेंस जो आपके पास डिपार्टमेंट है, तो विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? नाम है संजय कठोरी। नेक्स्ट, बोला गया कौन सा देश FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको बोल जाता है जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा? वैसे ये क्वेश्चन हमने रिवीजन क्वेश्चंस में देखा था। अगर इसकी बात करी जाए तो बोल जाता है इंडिया, भारत इसकी मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन के साथ आप और भी चीजें देख लेना। भारत इससे पहले 2016 में बोला गया जूनियर हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है और 2018 में ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में सीनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत कर चुका है। तो ये सारी जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, बोला गया GI जियोग्राफिकली इंडिकेशन शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है? याद रखना, कला कुंभ प्रदर्शनी जो है वो आपके पास इस तरह की जो प्रदर्शनी का आयोजन किया है वो किया है वस्त्र मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आपने मेरे को बताना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है किसके पास, ये जो डिपार्टमेंट है वो है किसके पास, है ना? तो इसका आप आंसर नीचे लिख के दें। GI होता क्या है? देखो GI टैग क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के ऊपर, मान लो हमारे यहाँ पे कोई फेमस चीज़ है, जैसे एप्पल रख लो, है ना? एप्पल, और हमें लगता है कि पूरे देश में अगर ये वाला आपके पास एप्पल कहीं और नहीं मिलेगा, तो मतलब एक राज्य की अपनी विशेषता है ना वो, कि भाई वहाँ पे मिल रहा है, तो उसको एक टैग दे दिया जाता है, उसी को बोल रहा है GI टैग। तो यहाँ पे
प्रश्न नंबर 47 था, उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये जो बर्ग बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो इंडिया में स्थापित किया जाएगा वो है बिहार, और जो फर्स्ट होगा इंडिया का। देखो, वर्ड रिंगिंग स्टेशन है क्या? बर्ड तो आप समझते हो ना, पक्षी। रिंगिंग का मतलब क्या है? इन पक्षियों के पाँव में ना एक रिंग, छोटा सा है ना, रिंग समझते हैं, अंगूठी टाइप, है ना। तो बोल जाता है वो डाला जाएगा, जिससे आपके पास उन पक्षियों की गतिविधियों को नोट किया जाएगा। वो जो रिंग होगा ना, वो कोई डिवाइस होगा जो कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि ये पक्षी कहाँ पे गया, सर्दियों के टाइम कहाँ पे रहते हैं, गर्मियों के टाइम कहाँ पे रहते हैं, तो मतलब ये क्यों किया गया। जो आपके इंडिया में ना माइग्रेटरी स्पीसीज आती है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज मतलब जो प्रवासी प्रजातियां आती हैं ना पक्षियों की, उन्हीं को पहचानने के लिए कि भैया ये कहाँ पे जाते हैं, क्या काम करते हैं, उसी की गतिविधियों को चेक करने के लिए यहाँ पे बिहार में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 48 है, पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे लिखना था मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो, मृदा मृदा समझते हो ना, सॉइल हेल्थ कार्ड डे की बात करी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। और इसको जो शुरू किया गया था वो 2015 से स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? इसके तहत होता क्या है, बोला क्या, ये जो सॉइल आपके पास हेल्थ कार्ड है ना, इसका मतलब क्या है, बोला गया हर 2 साल बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है कि आपके खेतों की जो मिट्टी है, क्या उसमें कोई गुणवत्ता रही है, क्या उसमें कोई पोषण है या पोषण तत्व है या नहीं है। तो मतलब उसी के लिए आपके पास क्या, किसानों की मदद के लिए आपके पास एक आपकी योजना थी, नाम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड, है ना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपके पास 19 फरवरी को मनाया गया, जो कि आपके पास योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत 2019 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। वो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। उसके अकॉर्डिंग आपके पास 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी किसकी? भारत की। क्लियर है? देखो ये क्या है, बोला गया एक आपके पास अमेरिका का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। बोला अमेरिका का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने रिसर्च करी है कि भारत की जो आपके पास अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में 5वीं आपके पास बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाएगी 2019 वाली। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन का, वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में भूजल स्तर में सुधार के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक की बात करी जाती है। अब आपको देखना है ये भूजल स्तर क्या है। देखो, भूजल तो आपको समझ आ रहा होगा ना, जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में। ग्राउंड वाटर से संबंधित हमारी एक योजना अभी अभी प्रधानमंत्री ने स्टार्ट करी है, और जो कि 7 राज्यों को फायदा देगी। ये जो भूजल योजना है ना, ये क्या योजना है, बोला क्या, भूमि के जल स्तर को मेंटेन करने के लिए, ये भूमि में जो आपके पास पानी का स्तर है जहां पे कम हो गया है उसको पूरा करने के लिए योजना तैयार की गई है। और उसी योजना के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक आपके पास ऋण लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। किसने? हमारे इंडिया ने। सही है ये चीजें? तो अब आपके पास जो राज्य इससे संबंध रखते हैं इस योजना से, उनके नाम लिख लो आप। 7 राज्य मैंने बोला, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये योजना किस राज्य में नहीं है, तो 7 राज्यों का आपका नाम पता होना चाहिए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश, नंबर 5 पे महाराष्ट्र, नंबर 6 पे राजस्थान, और नंबर 7 पे उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से प्रोनाउंसिएट करूंगा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन सबको इसका फायदा मिलेगा। और ये वो क्षेत्र है वहां पे जो हमारा भूमि जल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। तो ये आपके पास पूरे 50 क्वेश्चंस थे इस सेशन के, और आप सबके लिए एक ही मैसेज है कि आज के जो आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं और पिछले कल के जो आपके पास 50 क्वेश्चंस थे, उनको बढ़िया से आप लोगों ने तैयार करके रखना है। और आपके पास एक बहुत लंबा समय भी मिलता है इनको तैयार करने के लिए। अगर फिर भी आप इनको बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी या फिर आने वाले एग्जाम्स में आपको दिक्कत देने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं, आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।